अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक का। तो मैं सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक से करा रहा हूँ आपको ताकि आपको पढ़ने में आसानी है। और दूसरा ये बात है कि मेरा पूरा फुल चैप्टर एग्जाम्स के ऊपर पढ़ा हुआ कि यूट्यूब के ऊपर अगर आप सुनना चाहते हैं तो एग्जाम फुल चैप्टर बाय डॉक्टर मोहम्मद खान के नाम से पढ़े देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें हर चीज़ वेल एक्सप्लेन की हुई है। और इस जो बायोलॉजी आपका चैप्टर 2 है उसमें भी एक तो मिस्टेक्स हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, और चैप्टर नंबर 3 में भी कुछ मिस्टेक है वो जो मैं हाईलाइट करूँगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर ये आपको चैप्टर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये एक आपके लिए गिफ्ट ही होगा कि 14 दिन के अंदर 14 चैप्टर हो जाएंगे आपके। अगर आप फुल कंसंट्रेट हो गए ये 1.5-2 घंटे के सारे लेक्चर सुन लेंगे, ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे तो आपका ये बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आज हमने एंजाइम का चैप्टर शुरू करना है। तो एंजाइम होते क्या हैं? सारे एंजाइम जो है उनकी नेचर प्रोटीन की होती है, प्रोटीन के बने होते हैं। फ्यू राइबोसोम होते जो आरएनए नेचर को, और कट भी जो आरएनए को होते हैं। ठीक है। सारे 99.9% एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर होते हैं। और प्रोटीन किस तरह की? फाइब्रस नहीं, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर जो टर्शियरी स्ट्रक्चर रखती है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखती है, वो वाले प्रोटीन। ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब प्रोटीन फोल्ड करती है तो उसमें एक स्पेस रह जाती है। वो स्पेस जो है वो एक्टिव साइट का, जहाँ पे सबस्ट्रेट आगे लगता है, कैटालिसिस होती है और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। ठीक है। कुछ एंजाइम हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सिंपल एंजाइम कहते हैं। ठीक है। और बहुत से ऐसे एंजाइम हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत होती है, उनको हम कम्प्लेक्स एंजाइम कहते हैं। तो कोफैक्टर के बगैर एंजाइम एंजाइम कहलाता है, वो फुली फंक्शनल नहीं होता। लेकिन जब कोफैक्टर लग जाता है तो वो फंक्शनल यानी कि ऑलो एंजाइम कहते हैं, ऑलो एंजाइम कहते हैं, फुली फंक्शनल एंजाइम। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन व्हिच आर बायोलॉजिकल एक्टिव। क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि ये कैटालिसिस परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम ये एक्टिव ना हो तो आपके बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो सालों साल हो ही ना। ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है। They tremendously increase the efficiency of a biochemical reaction and are specific for each type of reaction. ठीक है। Without these enzymes, the reaction would proceed at a very slow speed, making life impossible. कहते हैं कि एंजाइम के बगैर में स्लो रिएक्शन हो के लाइफ पॉसिबल ही ना हो। ठीक है। तो एंजाइम किसके बने होते हैं? 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो इस तरह से लिंक होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कॉइल होकर ग्लोबुलर शेप बना, ग्लोबुलर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना। The catalytic activity is restricted to small portion of the structure known as active site. Active site एक small portion होता है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आगे लगता है और वहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है, कैटालिसिस होती है। वो कैटालिसिस बॉन्डिंग की वजह से होती है। वो बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, मेटल यानी कि आयनिक इसको कहते हैं हम, एसिड बेस कैटालिसिस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आना हो जाना। ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैटालिसिस हो सकती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से इंटरेक्शन कैटालिटिक एक्टिविटी तेज हो सकती है। ये जो रिंग्स हैं उनके अंदर जो स्टेरिक इंटरेक्शन है उसकी वजह से कैटालिसिस हो सकती है। तो वैसे एक्टिव साइट को आप कहते हैं क्या है? थ्री डायमेंशनल पॉकेट वेयर सबस्ट्रेट कैन बाउंड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। The reactant called substrate is attached to the active site, consists of only few amino acids, while rest of bulk of amino acid maintain the globular structure of the enzyme. कहते हैं कुछ amino acid होते हैं जो active site के ऊपर होते हैं,
वो अगर एसिडिक है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर बेसिक अमाइनो एसिड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नॉन पोलर है तो वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर नॉन पोलर हो गया तो वो जो सबस्ट्रेट आएगा वो हाइड्रोफोबिक आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग यानी कि बेसिक है तो फिर वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग सबस्ट्रेट को अपने साथ मिला देगा, और इस तरह ट्रेल से होती है। ठीक है। कहते हैं कुछ एरिया जो है वो एक्टिव साइड पर आता है, कुछ अमाइनो एसिड है जो ज़्यादा अमाइनो एसिड उसकी ग्लोबुलर शेप को मेंटेन करने के लिए रहते हैं। सम एंजाइम कंसिस्ट ऑफ सोलली ऑफ प्रोटीन, कुछ जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं उनको आप सिंपल एंजाइम कहते हैं, और कुछ के पास नॉन प्रोटीन पार्ट लगा होता है जिसको कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या करता है? ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान ब्रिज का काम करता है। मसलन ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, इन दोनों के दरमियान जो ब्रिज बनना है ये कोफैक्टर ने बनाना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है। Sometimes the cofactor provide a source of chemical energy helping to drive reaction which would otherwise be difficult or impossible. Some enzymes are used metallized as a cofactor like magnesium, iron, copper, zinc. The detect detachable cofactor is known as the activator if it is inorganic. अच्छा, को-फैक्टर वैसे इधर जो को-फैक्टर की टाइप्स लिखी हुई हैं वो भी ज़्यादा सही नहीं। को-फैक्टर की मेजर दो टाइप्स होती हैं, एक है कोएंजाइम, दूसरा होता है मेटालाइन एक्टिवेटर। कोएंजाइम ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और विटामिन से डेरिवेटिव होते हैं, और मेटालाइन एक्टिवेटर ये इनऑर्गेनिक होते हैं और ये हम वाटर के थ्रू अंदर लेके जाते हैं। ठीक है। तो ये जो को-फैक्टर है अगर कोवलेंटली एक्टिव साइड के साथ या परमानेंटली लगा हुआ है तो वो कहलाता है प्रोस्टैटिक, और अगर वो नॉन कोवलेंटली लगा हुआ है तो वो कहलाता है को-सबस्ट्रेट। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आगे कि वो क्या कहलाता है, वो को-सबस्ट्रेट कहलाता है। तो काफ़ी मिस्टेक्स हैं इस टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो कि निकलनी जरूरी है। If non-protein part is covalently bonded, it is यानी कि co-factor is not covalently bonded यानी कि permanently bonded, it is known as prostatic group. For example, FAD in pyruvate dehydrogenase complex, और अगर वो non-covalently जुड़ा हुआ है तो उसको हम co-substrate कहते हैं, like NAD in pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex एक ऐसा एंजाइम है जिसको 5 co-factor की जरूरत NAD, FAD, कोएंजाइम A, इसके अलावा लिपोइक एसिड चाहिए होता है, ये चीज़ें इसको चाहिए होती हैं। इसके अलावा थायमिन पायरोफॉस्फेट भी चाहिए होता है, लेकिन इसमें जो दो है, एक एलिकोसाल्फेट वर्क करता है लाइक NAD, और एक प्रोस्टैटिक ग्रुप के तौर पर वर्क करता है जिसको हम FAD कहते हैं। तो अगर तो नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली जुड़ा है तो प्रोस्टैटिक ग्रुप, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट नॉन कोवलेंटली जुड़ा है तो उसको को-सबस्ट्रेट कहते हैं। तो कोएंजाइम इधर ये इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, इट इज वेरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है। It is closely related to vitamins which represent the essential raw material from which the enzyme are made. ठीक है। तो लूजली अटैच इधर सबको सबस्ट्रेट आना है, ये गलत है कोएंजाइम। क्या इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। Only small quantity of vitamins are needed because like enzyme coenzyme can be used again and again. कोएंजाइम भी बार बार यूज होते हैं, तो अगर कोएंजाइम यानी कि को-फैक्टर लगा हुआ है एंजाइम के साथ तो वो हॉलो एंजाइम है यानी कि फुल्ली फंक्शनल एंजाइम है, और अगर कोई एंजाइम नहीं लगा हुआ तो फैक्टर नहीं लगा हुआ तो वो एक्को एंजाइम यानी कि लेस फंक्शनल एंजाइम। ठीक है। तो ये लेस फंक्शनल एंजाइम जो होता है उसके ऊपर जब करेक्ट को-फैक्टर आके लगता है तो वो हॉलो एंजाइम में चेंज हो जाता है जो कि फुल्ली फंक्शनल एंजाइम होता है।
Many enzymes are simply dissolved in the cytoplasm. कुछ साइटोप्लाज्म में होते हैं लाइक ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम सिर्फ साइटोप्लाज्म में होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम सिर्फ साइटोप्लाज्म में होंगे। तो ये एंजाइम जो है ये लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं। मसलन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब साइकिल के एंजाइम ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। रेप्लिकेशन और के एंजाइम सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। कुछ एंजाइम हैं जो सिर्फ अटैच होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, या फोटो रेस्पिरेशन है। इसके एंजाइम जो है वो कहाँ पे होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम क्या है कि ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन तो आपको मैंने बताया शेप के लिहाज से दो तरह के होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन मोस्टली स्ट्रक्चर बनाते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन ज़्यादा फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, लाइक एल्ब्यूमिन हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, ये सारे एंजाइम ग्लोबुलर होते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड। जब ये रिएक्शन स्पीड अप कर चुके होते हैं, ठीक है, ये दोबारा अवेलेबल होते हैं किसी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। अगर वो सिस्टम के अंदर मौजूद भी है तो एंड प्रोडक्ट को नहीं छेड़ेंगे, वो एक दफ़ा बन गया उसको नहीं छेड़ेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सीलरेट केमिकल रिएक्शन। थोड़े की एंजाइम है तो वो भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर सकते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, ठीक है, एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन है वो हर जगह होती है, ठीक है। मसलन ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करेगा, ठीक है। सक्रेज है वो सिर्फ सक्रोज को डाइजेस्ट करेगा। माल्टेज है वो सिर्फ माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। लैक्टेज है वो सिर्फ लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। Single enzyme catalyzed only a single chemical reaction or group of reaction. They are sensitive to even a minor change in pH, temperature and substrate concentration. ठीक है, ये जो एंजाइम होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है ये बड़ी सेंसिटिव होती है। अगर इसकी pH चेंज करेंगे, ऑप्टिमम pH होती है जिस पे कोई एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी शो करता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे बेस्ट एंजाइम एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो अगर आप उस pH को डिस्टर्ब करेंगे या टेम्परेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो एंजाइम हो जाएगा डीनेचर। लो टेम्परेचर पे तो एंजाइम डीनेचर नहीं होता, सीज हो जाती है उसकी। लेकिन हाई टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कि वाइब्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो सारी एक्टिव साइट फुली सैचुरेट हो जाएंगी और एक वक्त आएगा कि सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सम एंजाइम आर रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शन। मसलन जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं उनको कोफैक्टर की जरूरत होती है फॉर देयर फंक्शन। दे लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। ये सबसे पहले होना चाहिए। ये क्या करते हैं, मैं एंजाइम की क्या डेफिनेशन करता हूँ, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, वो एनर्जी, इसको समझ लें तो एंजाइम का मेरा फुल चैप्टर देख लें। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है, यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको बताऊँ, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यानी कि फ्री रेडिकल है, उन्होंने प्रोडक्ट के अंदर वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है। तो वाटर और ऑक्सीजन के अंदर वो वैसे ही नहीं कन्वर्ट होते, उनको कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल H2O2 में अगर वाटर में कन्वर्ट होना चाहिए उसके पास 78 किलो जॉल पर मोल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर 78 किलो जॉल पर मोल एनर्जी होनी चाहिए। अगर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट निकल है, ठीक है, सॉरी प्लैटिनम है, तो ये 49 किलो जॉल पर मोल पे आ जाएगी। लेकिन अगर एंजाइम कैटालाइज है तो ये क्या होगा, ये जंप मार के 8 किलो जॉल पर मोल पे आ जाएगी।
78 का और 8 किलो जॉल पर मोल का। तो ये पहले ये एनर्जी बैरियर ऊपर था, यहाँ पे था, अब एनर्जी बैरियर यहाँ पे आ गए। अब जिनके में जिनके पास 8 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है वो भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करें। पहले क्या था, जिनके पास 78 किलो जॉल पर मोल एनर्जी थी वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट है। लेकिन जब एंजाइम कैटलिस्ट आ गया तो ये 8 किलो जॉल पर, यानी कि एनर्जी बैरियर कम हो गया। अब ये 8 किलो जॉल पर मोल से जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इधर एक साइड पे लिखा हुआ है कि कुछ एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है, अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाए तो क्या होगा, वो जहाँ से बन रहे होते हैं उसी को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से सेल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एंजाइम रखा है, पहले एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, फिर जब बाहर आते हैं सिस्टम से फिर उनकी एक्स्ट्रा सीक्वेंस कट होती है, तो फिर वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं। Some enzymes are potentially damaging if they are manufactured in their active form. For example, pepsin is a powerful protein digesting enzyme and is quite capable of destroying cell internal structure, and thus it produces inactive form pepsin from by cell. It is converted into its active form only in the digestive tract where it is required to work. कहता है कि जब अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाए, ठीक है, तो वो ये बड़े डैमेजिंग साबित होंगे, तो इसलिए और इंटरनल ऑर्गन को भी ये डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। जितने भी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, लाइक ट्रिप्साइनोजेन, काइमोट्रिप्साइनोजेन, क्लोरास्टेज ए, क्लोरास्टेज बी, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, फिर बाद अंदर आके ये एक्टिव फॉर्म में। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मैंने बताया कि एंजाइम का जब सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स बनता है, कैटालिसिस होती है, और एंजाइम जो है कैटालिसिस के दौरान सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, और ये एंजाइम दोबारा अवेलेबल होता है किसी और सबस्ट्रेट को साथ लगाए और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कहता है कि स्मॉल अमाउंट अगर एंजाइम की है तो वो भी कैटालिसिस करेगी। एंड एंजाइम इज थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन that have a specific chemical composition due to its component final structure and specific shape। ठीक है, हर एंजाइम की खास शेप होती है और वो खास सबस्ट्रेट को खास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। Every enzyme by virtue its specificity recognize and react with specific chemical substance called substrate। वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से अटैच होगा तो उसको प्रोडक्ट में अंदर कन्वर्ट करेगा। एनी एंजाइम therefore reacts only with specific substrate and transforms into product। It is then released unaltered and thus can be used again and again। ये अनअल्टर्ड फॉर्म में रिलीज होता है और ये बार बार यूज हो जाता है, बार बार यूज हो जाता है, बार बार रिसाइकल होता है। ये एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है कि एक सबस्ट्रेट दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है और ये प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, फिर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, फिर ये जो प्रोडक्ट बनता है ये तीसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, फिर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर ये जो प्रोडक्ट है ये चौथे एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, फिर ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है। अच्छा, इसमें फीडबैक इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो किसी भी इनिशियल एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है जो कि रेगुलेटरी होते हैं। मोस्टली कम्प्लेक्स एंजाइम ब्लॉक होते हैं, सिंपल एंजाइम ब्लॉक नहीं होते। तो किसी मसलन क्रैब साइकिल में क्या होता है, जो 3-4 एंजाइम है वो रेगुलेटरी होते हैं, उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट या कॉम्प्लेक्स और दूसरा एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये कोई भी प्रोडक्ट दोनों जो है अगर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लाइक एटीपी एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, तो वो ब्लॉक कर सकते हैं रेगुलेटरी। तो इसमें हर जो प्रोडक्ट है वो अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट है। लेकिन in certain cases enzyme act in a series of chemical reaction in a particular order to complete a metabolic pathway such as respiration and photosynthesis। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको जो किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं। The successive enzyme containing these reactions are normally
we present together in a three-side charter of reactions such as substrate molecule can be literally ended on the one enzyme to another enzyme forming enzyme to enzyme chain. In this way, the product from one step in pathway are transferred to the enzyme catalyzing the next. यो मैं चीजें आपको बता चुका हूँ. ठीक है, enzyme and its substrate react with each other through definite charge bearing site called active site. तो active site एक charge bearing site होती है जिसके ऊपर substrate आके लगता है. The charge and shape of the active site is known by the minuses that present in the polypeptide chain of the active site of the. कहता है ये जो चार्ज होता है अगर बेसिक माइनस है तो पॉजिटिव होगा, अगर एसिडिक माइनस है तो नेगेटिव होगा, और अगर नॉन पोलर माइनस है तो हाइड्रोफोबिक है, और अगर सी रिंग है तो फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती दे अलाउ दिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड. तो ये स्पेसिफिक माइनस जो है पॉलीपेप्टाइड चेन को बताते हैं जो कि एक्टिव साइट होती है और उसी वो चार्ज रखती है. These amino acids are brought closer and arranged in a specific by coiling and folding the polypeptide chain with the globular symmetry of the chain. यानी कि ये एंजाइम इस तरह से रेंज होते हैं कि ये ग्लोबुलर शेप को अमीनो एसिड इस तरह इसके अंदर होते हैं और रेंज होते हैं कि वो प्रॉपरली फोल्ड होते हैं और एक्टिव साइड भी बना रहे हैं होते हैं और ग्लोबुलर शेप ऑफ एंजाइम भी बना रहे हैं. ठीक है, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम दो तरह की दो चीज़ों की बनी होती है एक्टिव साइड. एक होती है कैटालिटिक साइड और एक होती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड. सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड वो होती है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके रिकॉग्नाइज होता है और वहाँ पे बाउंड होता है, और कैटालिटिक साइड क्या करता है और वो सबस्ट्रेट के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आते हैं. सबस्ट्रेट के अंदर जब मॉडिफिकेशन होती है तो वो प्रोडक्ट के अंदर है. That just the enzyme after the calcium decays from the product until enzyme require aqueous medium for its activity. तो दो तरह के मॉडल हैं, एक लॉक एंड की मॉडल है और एक जो है वो अनड्यूस फिट मॉडल है. लॉक एंड की मॉडल हमारे टीचर ने दिया था. इसने कहा था कि एंजाइम जो है ठीक है वो क्या है लॉक है और सबस्ट्रेट क्या है की है उसकी. तो हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक की होती है उसके उसी से ये ओपन होगा. तो ये मैथमेटिशियन ने कहा था जिस तरह एक लॉक है वो एक पर्टिकुलर की से ओपन होता है, इसी तरह एक एंजाइम है वो क्या है एक लॉक है और उसके ऊपर सबस्ट्रेट एक ही है, वो उसी को रिकॉग्नाइज करेगा, किसी और को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. मोस्ट एंजाइम डू नॉट बोथ ए काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म बट कहते हैं एग्जाम्पल जो मोस्ट एंजाइम है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, लेकिन कुछ जो एंजाइम है ये सूट की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर यूज होते हैं. बट आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल इन स्पेसिफिक एंड आर्टरली अरेंजमेंट. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस. माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसके अलावा साइकिल होता है सेग्रीगेशन साइकिल. क्लोरोप्लास्ट में फोटो रेस्पिरेशन ये आप देख सकते हैं. While Fisher proposed a lock and key model visualize substrate and enzyme interaction. According to this model, as one specific key can open only a specific lock in the same manner as a specific enzyme can transform only one substrate into product. According to lock and key model, the active site is a rigid structure, both substructure है. There is no modification and flexibility in active site for during after the enzyme action and it is used only a template. कहता है कि जब एंजाइम बड़ा रिजिड स्ट्रक्चर है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती और वो फ्लेक्सिबल नहीं होता. ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज परफॉर्म. लेटेस्ट स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल ऑफ इन ऑल रिएक्शन. ठीक है, ये मॉडल जो है ना सारे रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं था. तो इसने कहा था कि जो एंजाइम है वो जो काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं आती या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. एक्टिव साइट के अंदर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एंजाइम एक्शन. जब वो एंजाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं या जब परफॉर्म कर चुका होता है.
On the list of new evidences, Gosling proposed it's modified from this is not conducive model. ये मॉडल क्या कहता है कि जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर आके लगता है तो एक्टिव साइट थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, क्या है अपने आप को चेंज कर लेती है, क्या तो ये सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस इंड्यूस करके लेके आता है, तो इसलिए इसको इंड्यूस फेटर मॉडल कहते हैं. He argued that when a substrate combined with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure. Active site के structure के अंदर changes लेके आते हैं. The changes in structure enable the enzyme to perform its catalytic activity or factoring. आगे है factor affecting the enzyme. बहुत से factor हैं जो enzyme की activity को affect करते हैं. The functional specificity of every enzyme is the constituency of its specific chemistry and configuration. Any factor that alter the chemistry and shape of the enzyme can affect its rate of catalysis. Some of the important factors such as that can affect the rate of reaction are concentration of enzyme, concentration of substrate, temperature and pH of the medium. इसके अलावा हीटर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. एंजाइम कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा आप एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा until unless सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है. अगर सबस्ट्रेट कम है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कम हो सकता है, यानी कि फिक्स हो सकता है, कम तो नहीं हो सकता, यानी कि एक टाइम पे आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब है वहाँ पे सबस्ट्रेट खत्म हो गया, ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट. अगर वन टाइम बढ़ा रहे हैं तो वन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर टू टाइम बढ़ा रहे हैं तो टू टाइम बढ़ेगा, अगर थ्री टाइम बढ़ा रहे हैं तो थ्री टाइम बढ़ेगा अनटिल अनलेस जो आपके सबस्ट्रेट भी बढ़े. The rate of reaction depends directly on the amount of enzyme present at a specific time at a unlimited substrate concentration. If the amount of enzyme increases by 2-fold, तो rate of reaction डबल हो जाएगा. अगर 3-fold पर आते हैं तो 3 टाइम हो जाएगा. By increasing the enzyme molecule and increase number of active site equals. जितने ज़्यादा enzyme होंगे उतनी ज़्यादा active site होंगे, उतने ज़्यादा substrate ज़्यादा लगते हैं. More active site will convert more substrate into product in a given period of time. After certain limiting concentration, the rate of reaction will no longer depend on its. कहता है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन फिक्स कर देंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को फिक्स किया हुआ है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट से, ठीक है. फिर आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म हो जाएगा, इस तरह स्टेट जाएगा. ये बढ़ा है, एक टाइम आएगा वो जब वो स्टेट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा. फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितनी भी बढ़ाएंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता. क्यों नहीं आता? लेट्स सपोज कि आपने 10 मिलीमोल सबस्ट्रेट यूज किए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, 20 यूज किए हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, 30 किए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, 40 सबस्ट्रेट यूज किए हैं 40 मिलीमोल तो वो बढ़ गया, 50 मिलीमोल यूज किए हैं बढ़ गया, 60 यूज किए हैं बढ़ गया, 70 यूज किए हैं बढ़ गया, 80 90 यूज किए हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया. लेकिन 100 के ऊपर आके वो कांस्टेंट हो गए, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई. वहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. क्योंकि सारी एक्टिव साइट फुली सैचुरेट हो चुकी हैं सबस्ट्रेट से. वो सिर्फ 2000 प्रोडक्ट पर सेकंड बना रहा है, फिक्स हो गया है 100 मिलीमोल के ऊपर, ठीक है. तो उससे ज़्यादा वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है. वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और उसका हाफ लेंगे तो वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर Km वैल्यू आ जाएगी. This is because at high substrate level, all the active site of the enzyme are occupied and further increase in substrate does not increase the rate of reaction. ये आप दे सकते हैं, ये आप इनिशियल कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है. यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गए, यहाँ पे Vmax अटेन हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई है, Vmax अटेन हो गई है, ठीक है.
यहाँ पे Vmax अटेन हो गई है, इसका हाफ लेंगे और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन पे जाके इंटरसेप्ट करेंगे तो वो Km वैल्यू आ जाएगी। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, Km कैल्विन मेंटल कांस्टेंट। ये काइनेटिक्स है, ये समझना है तो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर है वो समझ। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है वो जीरो हो जाता है। इसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ इसका रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो जीरो होगा। और अगर ये शुरू में कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो इसमें जो है ये फर्स्ट ऑर्डर होगा और यहाँ पे मिक्स्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके सारी एंजाइम एक्सरसाइज फुली सैचुरेटेड हो। टेम्परेचर थोड़ा सेंसिटिव फैक्टर है। टेम्परेचर, एक टेम्परेचर, दूसरा पीएच, ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसिटिव फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम लेवल। अप टू ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली हमारी बॉडी के एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो वो उनका क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू हो जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होते हैं लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन जब आप 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं तो उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी रिएक्टिव मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ जाती है, एक्टिव साइड के ऊपर बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करेंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल के दरमियान। कोलिजन बढ़ेगा तो वो डीनेचर हो जाएगा, वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर देंगे। Heat provide activation energy and therefore chemical reactions are accelerated at high temperature. Heat also supplied kinetic energy to the reactive molecules allowing them to move rapidly. Thus, reactant move more quickly and chances of their fusion with each other are increased. However, further increase in heat energy also increases the vibration of atoms which make up enzyme molecules. Then the vibration molecules are too violent, globular structure of enzyme is lost and snaps at the heat. कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हीट जब बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन ऑफ एटम जो एक्टिव साइड के अंदर माइनस होते हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। वाइब्रेशन इतनी वायलेंट होती है कि ग्लोबुलर शेप जो एक्टिव साइड की है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है और वो डीनेचर हो जाती है। ये देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी सीज हो जाती है लेकिन वो डीनेचर नहीं होता। हाई टेम्परेचर के ऊपर वो डीनेचर हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटी रीगेन नहीं कर सकता। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें एंजाइम फुली फंक्शनल। पीएच टेम्परेचर से भी ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर, ठीक है। पीएच इसलिए ऐसे फैक्टर है कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर बेस्ट एक्टिविटी शो करता है, वो उसकी क्या होगी ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। लेकिन उससे अगर एक यूनिट बढ़ते हैं या कम होते हैं तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है, एंजाइम की आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन जो माइनस की जब होती है तो वो इफेक्ट करती है सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो डिस्टेबलाइज हो जाता है और लॉस्ट हो जाता है। एंजाइम माइनस एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है स्लाइड चेंज इन पीएच, चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ माइनस एट द एक्टिव साइड, moreover it may affect the ionization of the substrate. Under these change conditions enzyme activity is either retarded or blocked completely or then completely denatured. Extreme changes in pH cause the bond in the enzyme to break, peptide monomer जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन एंजाइम डीनेचरेशन और एंजाइम डीनेचर हो जाता है। आप रिएक्शन को देखें तो 6.1 पीएच के ऊपर वर्क करता है, सिक्रेज ये 4.5 के ऊपर। तो जितने भी स्लाइवरी माइलेज हैं, सॉरी माइलेज है, जितने भी एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर वो 6 to 8 पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज और ये इसकी पीएच जो है ना ऑप्टिमम पीएच सही थी, ठीक है, तकरीबन ठीक है। इनहिबिशन, एंजाइम की इनहिबिशन दो तरह की होती है, ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन और रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है।
तो सबसे पहले इनहिबिटर देख लेते हैं। एक इनहिबिटर ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी एंजाइम की एक्टिव साइट या एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आकर लगता है और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको हम इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, एन इनहिबिटर इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट if in place of a substrate with the enzyme या other than active site allosteric site के ऊपर आके लगता है but is not transformed into product। तो inhibitor जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता and thus blocks the active site temporarily or permanently। for example poison like cyanide, antibiotic, anti-metabolite and some others। कहते हैं कि इनहिबिटर जो है ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ। एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है दो साइड के ऊपर, या तो वो एक्टिव साइड के ऊपर जाकर लगता है या तो एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आकर, दोनों साइड पे लगेगा। हो तो वो प्रोडक्ट में चेंज होता है लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली या टेम्पररी ब्लॉक है। तो इनहिबिटर की मोस्टली दो मेजर टाइप्स होती हैं। रिवर्सिबली, अगर आपका जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट या एलोस्टेरिक साइट के साथ परमानेंटली या कोवलेंटली अटैच हो गया तो वो उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सेरीन गैस है, वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर आग लगती है और उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। तो अगर इनहिबिटर कोवलेंटली या परमानेंटली एक्टिव साइट या एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आग लग गया तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, इसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। दे check the reaction rate by occupying the active site or describing the molecular state they occupy the active site या allosteric site। Allosteric site का निरीक्षण by forming covalent bonds they may physically block the active site। Reversible inhibitor, अगर रिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या होता है कि जो इनहिबिटर एक्टिव साइट के ऊपर या एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके लगता है वो डिटैच हो जाता है, वो नॉन कोवलेंट फोर्स से जुड़ा होता है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं इनहिबिटर उतरना शुरू हो जाता है। They form weak linkages with enzymes. The effect can be utilized by completely or partially by increasing substrate concentration। इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। में क्या होता है कि जो आपका सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, दोनों का आपस में कंपटीशन होता है कि वो एक्टिव साइड के ऊपर लगे, वो एक्टिव साइड के ऊपर लगे, वो लगे, वो लगे। तो जो उनमें से ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है वो लग जाता है, और अगर सबस्ट्रेट लगेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इनहिबिटर लगेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि एंजाइम जो है वो इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर आके नहीं लगता बल्कि एलोस्टेरिक साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा भी कोई साइट होती है एलोस्टेरिक साइट, वहाँ के ऊपर आके लगता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। आगे है एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट माइनो एसिड आना है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा माइनो, अब ये क्या आ जाएगा माइनो एसिड। Some enzymes consist of non-protein parts, इसको हम क्या कहते हैं कोफैक्टर, इसको हम क्या कहते हैं non-protein parts कोफैक्टर। अगर ऑर्गेनिक होगा तो वो फैलाएगा कोएंजाइम, और अगर मेटालाइन लिखा होगा तो वो मेटालाइन एक्टिवेट होगा। सम एंजाइम रिक्वायर नॉन-प्रोटीन कंपोनेंट कॉल्ड कोफैक्टर। तो दो दफा एक कोफैक्टर आता है। Enzymes are highly specific in nature। फॉर एग्जाम्पल लैक्टेज है वो सिर्फ लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, सक्रेज है वो सिर्फ सक्रोज को डाइजेस्ट करेगा। एंजाइम इज कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वो राइबोसोम्स के ऊपर होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो राइबोसोम्स के ऊपर। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। द एंजाइम इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट।
लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सीलेट केमिकल एक्शन, स्मॉल अमाउंट भी होगा एंजाइम की तो वो भी कर देगा। तो लार्ज और स्मॉल जितना थोड़ा भी है वो भी कर देगा। कैल्विन वालन प्रोपोज इमाइल फिशर प्रोपोज फॉर लॉग एंड की मॉडल। द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड आफ्टर फोर रीजन का बना होता है, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड होती है और एक एक्टिव यानी कि एक्टिवेट करने वाली साइड, कैटालिसिस साइड। स्ट्रक्चर एंजाइम हैज नो स्पेसिफिक, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तीन मैक्सिमम स्ट्रक्चर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ग्लास से बनाते हैं। List two conditions that describe the enzymatic difficulty by discussing bond between the atom and enzyme। ये pH और temperature ये most important है। हो do low and high temperature, तो लो टेम्परेचर पे जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी सीज हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन बढ़ती है, एटम्स के अंदर वाइब्रेशन बढ़ती है और वो डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट डीनेचर होता है। तो व्हाट इज प्रोस्टैटिक ग्रुप, अगर कोवैलेंट दो फैक्टर कोवैलेंट भी जुड़ा है एंजाइम के साथ तो उसको हम वो प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल एफएडी एंड 5AD एंड डिफाइन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट या एलोस्टेट साइट के ऊपर आग लगता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। What does enzyme accelerate the metabolic reaction? By lowering the energy of activation। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। लाइक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको 78 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, लेकिन अगर कैटालाइज्ड एंजाइम है तो वो 8 किलो जूल पर मोल से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। डिस्क्राइब द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करते हैं। सबस्ट्रेट पहले आके लगता है एक्टिव साइट के ऊपर, तो एक्टिव साइट की दो साइड होती है, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड और एक कैटालिसिस साइड, ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड उसको मिलाती है और जोड़ती है एक्टिव साइड के ऊपर, और कैटालिसिस साइड उसके तरफ मॉडिफिकेशन लेके आती है और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, और उसकी वजह से एक्टिव एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। गिव द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। राइट ए नोट ऑन एंजाइम, ये भी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम इन डेली लाइफ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर ये ना हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना कम हो जाए कि आपकी लाइफ ही खत्म हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन तेज करते हैं। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी बना हो। थैंक यू। आई एम डॉक्टर मोहम्मद। तो ये आप शेयर कर दें वीडियो अगर आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू।